नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करूंगा। आज चयन परीक्षा में हम जो जिसकी बात करने वाले हैं, आपका जो कंसेप्ट रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। आज के कंसेप्ट में एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा, 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंट स्टडीज, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, आज का चैप्टर रहेगा हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे। ठीक है, जिसमें क्लास हमारी 3rd रहेगी बाई जायसवाल सर। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कंसेप्ट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है पहले हम उनको बात करेंगे, उन कंसेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद आपके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और वो सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर का जो है पूछा ही जाता है। 1 से 2 नंबर इस टॉपिक्स के पूछा जाता है, तो 1 से 2 नंबर कन्फर्म करना है। इंपॉर्टेंट चीजें हम लेकर आए हैं। इंपॉर्टेंस नोट्स में जो आप पढ़ते हैं, जो छूट जाता है, जो पढ़ना चाहिए, वो चीज हम आपको बताने वाले हैं, यानी वो ही जो हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता अभी तक। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। सभी साथियों का, सभी ब्रदर सिस्टर का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत करते हैं, प्रत्येक शिक्षक बंधु का जिनका सपना है एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम चयन परीक्षा में एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन लाना, एक सरकारी सीट लाना, अपने सपने को साकार करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, और इसके साथ साथ साथियों इसकी सभी क्लासेज चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। इसके पहले हमारी 2 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आई बटन पे आपको लिंक दे दिया जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो सारी क्लासेज का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेज हो रही, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्लासेज का कोई चार्जेस नहीं, यहाँ पे फ्री ऑफ क्लासेज यहाँ पे चार्जर है। और ज्वाइन बटन पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे फिर भी आपको क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। एक ज्वाइन बटन आता होगा, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ज्वाइन बटन पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एक मेंबरशिप बन जाते हैं, एक टीम मेंबर बन जाते हैं, इस फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। अगर जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन और तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा पेड़ पौधे वाला टॉपिक है। पौधे एवं जड़ द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन, पोषक तत्वों को कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पौधे में जो जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो है वर्गीकृत किया गया है। पहले हमारा क्या होता है, पहला हमारा होता है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में आपका कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमारे किस में आ जाते हैं, मुख्य तत्व में आ जाते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक कहलाता है वो हमारा गौण तत्व कहलाता है। क्या कहलाता, नोट करते जाइएगा, क्योंकि जो चीज आप लिख लेंगे ना वो बहुत अच्छा रहेगा। एक आता है मुख्य पोषक तत्व आपका हो गया, दूसरा हो गया गौण पोषक तत्व हो गया, इसमें आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। इसके बाद आपका आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, बोरान और क्लोरीन भी आ जाते हैं। 3 आपकी चीजें हैं, 3 वैरायटी हैं, आपका मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां पर आपको नोट्स देखना है और समझना है। इसके बाद जो हमें क्या देखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के जैसे देखा जाए, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों जो अगला दिया गया है कि पौधे में क्या दिया गया है, यहाँ पे अगला ये कह रहा है
कि पौधे में आवश्यक पोषक तत्व के बारे में जान लेते हैं। पौधे में आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वे आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पौधे के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक पोषक तत्व की कमी होने पर पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भरपूर फसल नहीं मिलती। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त करते हैं। पौधे किससे प्राप्त कर सकते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को पौधे जो है हवा और जल के द्वारा इन पोषक तत्वों को जो है पौधे प्राप्त करते हैं। इसके बाद साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधे की किस भाग से प्राप्त कर सकते हैं? तो मिट्टी से। अब ये यहां से प्रश्न आता है कि कौन कौन से जो पेड़ जो है मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऐसे ऐसे करके दिया जा सकता है। तो मिट्टी से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा होती है पेड़ क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो हवा और जल के द्वारा जो प्राप्त होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक को पौधे जो है कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। इन्हें गौण अथवा द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। किसको? कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। क्योंकि जो पौधे होते हैं इनको जो है कम मात्रा में इनको ग्रहण करते हैं, लेकिन कम मात्रा में करते हैं, इसलिए इनको गौण या द्वितीयक जो है पोषक तत्व पौधे के लिए माना गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरान, आपका मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये तत्वों के पौधों की काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, यानी काफी मात्रा में जो आवश्यकता पड़ती है वह हमारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो यहां से आपने जान लिया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होंगे? लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे हमारे क्या होंगे? इनके सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं, जो काफी मात्रा में पौधे की जो है आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम पोषक तत्वों के कार्यों के बारे में जानते हैं कि पोषक तत्वों के कार्य क्या क्या होते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है। सभी लोग दिल से क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने टीटी फैमिली को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, अवर टीचर्स फैमिली है। तो साथियों पोषक तत्वों के कार्य, पहले हम नाइट्रोजन का कार्य जानते हैं। जो पोषक तत्व हमारा नाइट्रोजन है, इसका कार्य क्या होता है? ये पेड़ पौधे के लिए कार्य क्या करता है? सभी जीवित ऊतकों यानी कि जड़, तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में क्या होता है? सहायक होता है। नाइट्रोजन का कार्य क्या होता है पेड़ पौधे में? सभी जीवित ऊतकों जो आपके जड़, तना, पत्ती जिनकी वृद्धि होती है, इनमें विकास में क्या करता है? सहायता करता है या सहायक बनता है। वो हमारा वह नाइट्रोजन का कार्य होता है। इसके बाद क्लोरोफिल प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पत्ती वाली सब्जियों और चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है। फास्फोरस क्या? ये नाइट्रोजन के कार्य हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे किसके हो जाते हैं? आपके सारे नाइट्रोजन के कार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो हम बात करेंगे फास्फोरस की। ठीक है, अब फास्फोरस को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ठीक है, चलिए फास्फोरस की बात कर लेता हूं। फास्फोरस और भी आपको इंपॉर्टेंट है चैप्टर। पौधे के वर्धनशील अग्रभाग बीज और फलों के विकास हेतु क्या होता है? आवश्यक होता है। और ये क्या करता है? पुष्प विकास में सहायक होता है। पेड़ तो बन जाता है, लेकिन जब पुष्प बनता है ना, पुष्प के विकास में कौन सहायक होता है? तो वो होता है फास्फोरस। या इसीलिए यहां पे दिया गया, क्या यहां पे दिया गया देखिएगा कि पौधे के जो वर्धनशील जो अग्रभाग होता है, पौधे का जो होता है वर्धनशील जो अग्रभाग होता है, ठीक है,
फास्फोरस का कार्य क्या होता है? पुष्प विकास में सहायक। ये सबसे बड़ा चीज आपने जान लीजिए। फास्फोरस के में अगर क्या और क्या क्या चीजें होती हैं सहायक? फास्फोरस क्या करता है? कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक माना जाता है, जड़ों के विकास में सहायक होता है, न्यूक्लिक अम्लों, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और सही विकारों, अमीनो अम्लों का एक अवयव कहलाता है। यह हमारा फास्फोरस के बारे में जान लिया। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपने जान लिया। फास्फोरस के बाद हमारा आता है पोटेशियम। सबसे ज्यादा पोटेशियम में कहां से हमें प्राप्त होता है? किन फलों और सब्जियों से पोटेशियम प्राप्त होता है? सभी कमेंट करके बताइए। चलिए सभी मेरे टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर एंड सभी कमेंट कीजिए, सबसे ज्यादा पोटेशियम किसमें पाया जाता है? पोटेशियम एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ावा, जो एंजाइमों की क्रियाशीलता होती है उसको क्या करता है? बढ़ा देता है। अर्थात ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि करता है, जिससे पौधे में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब देखिए पोटेशियम का कार्य क्या होता है? जो पेड़ पौधे अक्सर आप ठंड के मौसम में बादल आ जाते हैं या कोहरा हो जाता है, ठीक है, फॉग जिसे कहते हैं, वो छा जाता है, उस मौसम में पेड़ पौधों को, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों का भोजन सूर्य का प्रकाश ही होता है, ठीक है। तो ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश के उपयोग में वृद्धि कौन करता है? पोटेशियम करता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। पोटेशियम क्या करता है साथियों? कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, प्रोटीन को संश्लेषण में और इनकी स्थिरता बनाए रखने में पोटेशियम मदद करता है। तो पोटेशियम के बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड जो है अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो सभी लोग तैयार रहिए। चलिए इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन हम कर लेते हैं। चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए प्रश्नों को। बहुत ही अच्छे प्रश्न देखिए, सारे एनसीईआरटी बुक से प्रश्न लिए गए हैं, कहीं और से नहीं। एनसीईआरटी बुक से प्रश्न लिए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाए, और यहीं से प्रश्न अभी तक पूछे भी गए। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं और समझते हैं क्या प्रश्न लिया गया है। प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि एक पेड़, यहां पे प्रश्न दिया गया है, एक पेड़ को खालिस्तान नामक बाहरी आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है, मुकुट, छाल, शाखा या ट्रंक से। किसके किया जाता है? जैसे हमारी बाहरी त्वचा होती है, बाहरी त्वचा के लिए हम कौन करता है? शरीर की जो क्या होती है? चमड़ी। उसी प्रकार किसी भी पेड़ को किस नामक से बाहरी आवरण द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो बाहरी आवरण किससे संरक्षित करते हैं? सभी लोग जानते हैं, छाल। क्या किससे किया जाता है? छाल से किया जाता है, ठीक है, सभी लोग समझ गए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा हमारा? बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प का ऑप्शन है और ये चुनकर आप सभी लोगों को बताना कि कौन सा आंसर जो है हमारा सही होगा, ठीक है। क्या चुनकर बताना, सभी लोग बताइए। अब देखिए सही विकल्प में चयन में ऑप्शंस क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है, क्लेम्बर, ग्राफ्स, मैंगो। पहले ऑप्शन मैंगो, ग्राफ्स, ट्री। इसके बाद ग्रास, ग्रेप वाइन, ट्री। ट्री, क्लेम्बर, ग्रेप वाइन। अब इसमें से बताइए किससे क्या बनता है? सही विकल्प का चयन करना सभी लोग। चलिए सभी लोग बताइए सही विकल्प इसका क्या होगा। देखिए क्लेम्बर, ग्राफ्स, मैंगो तीनों अलग अलग हो गए। मैंगो और ग्राफ्स को एक में रखा गया, दोनों को सर्किल में जोड़ा गया है, और ट्री को अलग रखा गया है।
इसमें ग्रास, ग्रेप वाइन को साथ में ये जोड़ा गया है, दोनों में दोनों का संबंध है, लेकिन ट्री का केवल ग्रेप वाइन से ही है, ना कि ग्रास से संबंध। यहाँ पे ट्री अलग दिया गया है, क्लैम्बर का संबंध ग्रेप वाइन से किया गया है। अब इसमें बताइए कौन सा सही होगा, और नजदीक कर देते हैं ताकि सभी लोगों को अच्छे से दिख सके ये। ठीक है, सभी दिख रहा होगा आप लोगों को ना? ठीक है, तो यहाँ पे अगर सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि क्लैम्बर का संबंध क्या उससे होता है, ग्रेप वाइन से होता है। किससे होता है, ग्रेप वाइन। डी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। ठीक है, अंगूर कहां पे उगता है, लताओं में। कहां पे उगता है, लताओं में उगता है ना। इसलिए क्योंकि अंगूर पेड़ नहीं होता है, इसलिए ट्री पर नहीं था, वरना ट्री पे हो जाता। ठीक है ना, सभी लोग समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है सभी लोग। ध्यानपूर्वक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस समय कोई पौधा भोजन तैयार कर रहा होगा? किस समय भोजन तैयार कर रहा होगा? सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, रात 10 बजे, या आधी रात 10 बजे? ये सारे बुक के क्वेश्चंस हैं। तो किस समय कोई पौधा जो है भोजन तैयार कर रहा होगा? किस समय भोजन तैयार करता है, सभी लोग बताइए। किस समय भोजन तैयार होता है पौधे का? सुबह 10 बजे, जब सूर्य की रोशनी भरपूर जो है किस पर, पौधे पर पड़ने लगती है। ये मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, इस पर जब ये सूर्य की रोशनी, मान लीजिए ये सूर्य है, इस सूर्य की रोशनी जो किरणें आती हैं सुबह का 10 AM, इस समय सूर्य की किरणें जो है डायरेक्ट आने लगती है सुबह 10 बजे। तो पेड़ पर जो है भरपूर जो है भोजन अपना जो है बनाता है। तो सुबह 10 बजे भोजन जो है पेड़ अपना बनाता है, इतना जान लीजिए। कब बनाता है? सुबह 10 बजे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आप लोग देखिए, सवाल क्या दिया गया है, सभी लोग देखिए ध्यानपूर्वक। सवाल क्या कह रहा है इसमें, नीचे के दो पेड़ को देखो और सही कथन को चुनना है। नीचे के दो पेड़ हमारे ये दिए गए हैं और नीचे हमारा फिर कथन दिया गया है। पेड़ में क्या दिया गया है, पपाया और कोकोनट। पपाया मतलब होता है पपीता का पेड़, ये दिया गया है, और ये कोकोनट मतलब ये नारियल का पेड़ दिया गया है। ठीक है, अब ये दोनों पेड़ों में देखकर आपको बताना है कि दोनों वृक्षों की पत्तियों का आकार एक जैसे होता है, दोनों वृक्ष के जल वाले पौधे हैं, या दोनों वृक्षों के तने कमजोर होते हैं, या दोनों वृक्षों में फूल लगते हैं। सभी लोग बताइए, आपके 4 ऑप्शन दिए गए नीचे। तो इनमें से सही कथन हमारा कौन सा हो जाएगा कि दोनों वृक्षों में क्या लगे हुए हैं? देखेंगे आप, ये देखिए फूल फल दोनों लगे हुए हैं, ये देखिए इसमें भी देखिए फल लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सही यहाँ पे कि दोनों वृक्षों में क्या है, फूल लगे हुए हैं। डी वाला सही हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे फूल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, फूल को पैदा करते हैं। दोनों क्या करते हैं, फूल को पैदा करते हैं। सभी लोग समझ रहे हैं अच्छे तरीके से? चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन प्रश्नों को जवाब देने के लिए?
चलिए तैयार हैं, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सभी लोग देखिएगा ध्यान पूर्वक, अगला सवाल ले रहे हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और बोलिएगा। प्रश्न दिया गया है कि गन्ने के पौधे के किस भाग से रस निकलता है। जो गन्ने का पौधा होता है ये किस भाग से रस निकलता है, सभी लोग बताइए। गन्ने के पौधे के किस भाग से रस निकलता है? जड़ से निकलता है, पत्ता से निकलता है, तना से निकलता है या फल से निकलता है? तो जड़ तो नीचे होती है तो जड़ होगा नहीं, पत्ता भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा, तो किससे निकलता है? तना से निकलता है। तो गन्ने का जो हमारा क्या हो जाएगा, तना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि फल में क्या होता है। फल में फूल होता है, तना होता है, पत्ता होता है या बीज होता है? तो फल से क्या प्राप्त होता है? फल से हमें क्या प्राप्त होता है? फल से हमें क्या प्राप्त होता है? फल से हमें बीज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फल से हमें बीज प्राप्त होता है। बहुत इजीली क्वेश्चन था, सारे एनसीईआरटी के से रिलेटेड लिए गए हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हमने लिया है, कहीं और से क्वेश्चन आपका नहीं लिया गया है, सीधे एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं डायरेक्टली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू जो है किसका संशोधन रूप है? आलू खाली स्थान का संशोधित रूप है। तना का, फल का, छत का या पत्ता का? किसका संशोधित रूप कहलाता है? आलू जो होता है किसका संशोधित रूप कहलाता है? तो आलू को हम क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलू को तना बोला जाता है। इसलिए जो हमारा ए वाला ऑप्शन दिया गया है, ए वाला ऑप्शन से यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। कौन सा? ए वाला। इसके बाद जो अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि पौधे खाली स्थान के साथ साथ बारह मासी सदाबहार भी हो सकते हैं। 12 मासी और सदाबहार भी हो सकते हैं, स्थायी, अस्थायी, मौसमी या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे क्या होते हैं? मौसमी के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मौसमी। मौसमी के साथ साथ 12 मासी और सदाबहार भी हो सकते हैं। आने वाले फिर हम जो आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी करने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। सभी लोग तैयार रहेंगे ना? उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है, कौन सा पौधा बहुत कम या बिना पानी में लंबे समय तक उग सकता है? ऐसे पौधे का नाम बताना है जो बहुत कम या बिना पानी के लंबे समय तक उग सकता है। आम का, नीम का, तुलसी का या फिर आपका दिया गया है कैक्टस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका होगा सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं ये पौधा जो हमारा हो जाता है किसका हो जाता है? सभी लोग बताइए। ये पौधा जो होगा कैक्टस, बहुत कम या बिना पानी में लंबे समय तक। ये ज्यादातर उस स्थान पे होता है जहां पे पानी कम होता है, गर्मी, रेगिस्तान के इलाका, जहां बालुई इलाका होता है, रेगिस्तान का इलाका होता है, वहां पे आपके ये पौधा कैक्टस पे पौधा जो है ज्यादा होते हैं।
ये क्यों? बिना पानी या कम समय में ही ये जीवित रहता है। अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में इसीलिए यह पाया जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है साथियों कि सूर्य के प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या आवश्यकता होती है? तो सूर्य के प्रकाश के अलावा क्या क्या हमें आवश्यकता होती है? चीनी और पानी, तो ये होगा नहीं। पानी और ऑक्सीजन हो सकता है, लेकिन ये ऑक्सीजन तो पेड़ छोड़ते हैं, ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्योंकि पेड़ों का भोजन क्या है? जो मनुष्य छोड़ते हैं। मनुष्य क्या O2 छोड़ते हैं और पौधे क्या करते हैं? CO2 लेते हैं। लेने का ऐसे डायरेक्शन है, पौधे इसको ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? CO2 को निकालते हैं। निकाल देते हैं और यही CO2 क्या करते हैं? पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं अर्थात लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये हमारा ऑप्शन होगा जो सूर्य के प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के लिए आवश्यकता होती है। अब ये वाला और भी क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्न पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है भूमि के नीचे है? पहला वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ये पत्ते हो गए, ये तना हो गया, ये फल हो गया और ये जड़ें हो गई। नाम न देके यहाँ पे चित्र दे दिया गया। तो भूमि के नीचे हमारी क्या रहती है? पौधे की जड़ें रहती है। तो जो हमारा डी वाला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों को उचित यहाँ पे सही हो जाए। कोई भी दिक्कत हो, बहुत इजीली क्वेश्चंस कर रहे हैं, एकदम से इजीली क्वेश्चन कर रहे हैं, A to Z आपसे बन जाएगा। सवाल क्या है? बीज पकड़ो, जड़ें बीज पकड़ो, पत्तियां बीज पकड़ो, तने बीज पकड़ो या फल बीज पकड़ो। सभी लोग बताइए कौन सा होगा? तो यहाँ पे जड़ें हो जाएंगी। आप देखते होंगे जब भी बीज का उत्पादन होता है तो बीज में ही जड़ें नीचे उगने लगती हैं। जो जो बीज का हिस्सा मिट्टी तरफ होता है, तो यहाँ पे हमारा जड़ें, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वैसे ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। चित्र आपके स्क्रीन पर दिया गया है। चित्र में दिया गया है इनमें से कौन सा पौधा अधिकतर रेगिस्तान में पाया जाता है? 4 चित्र दिए गए हैं, सभी लोग बताइए। चारों में से रेगिस्तान में कौन पाया जाता है? कटीले वाला कैक्टस, क्योंकि इसे कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी पे भी यह रह सकता है। ठीक है, चलिए सभी लोग जान लीजिए, समझ लिया आपने। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न कह रहा हमारा कि पौधे मिट्टी में या उगते हैं? पौधे मिट्टी में या खाली स्थान में उगते हैं? पानी में उगते हैं, आकाश में, बादल में, किनमें? देखिए पौधे मिट्टी में यानी कि जो स्थलीय पौधे होंगे या फिर आपका जलीय पौधा हो सकता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं वे हमारे पानी में भी उग सकते हैं, तो पानी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो पौधे में जो आपके रोग होते हैं उनसे भी संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इनसे रोगों संबंधित बताइए कि इनमें क्या क्या रोग हो सकते हैं पेड़ पौधे में, ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, आवश्यकता पड़ जाती है। आपको फूल गोभी के किस भाग का सेवन करना चाहिए? तो फूल गोभी का क्या किया जाता है, सभी लोग बताइए। फूल गोभी का जो किया जाता है वो फल का सेवन किया जाता है। किसका सेवन करते हैं? फल का सेवन करते हैं। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है देखिएगा ध्यान। अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है कौन सा पौधा जीवित नहीं रह सकता? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा पौधा जीवित नहीं रह सकता? ठीक है, सभी लोग बताइए इनमें से।
पहली बात तो जिसकी जड़ें ना हो वो जीवित नहीं रह सकता है। और कौन सा होगा जो जीवित नहीं रह सकता, सभी लोग बताइए। जिसकी जड़ें ना हो, जिसका ऊपर का भाग ना हो, जिसका कटा हो पूरा, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, तो जीवित रह सकता है हमारा डी वाला ऑप्शन। जिसकी जड़ें भी हो, पत्तियां भी निकली हो, डाली भी निकली हो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एनसीईआरटी बुक की अगर बात करता हूं, जितने भी, अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक भी बताऊंगा कौन कौन से आपको बुक पढ़ना है और कौन कौन से जो है आप बुक पढ़ के एग्जाम को फतह कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक को 3 to 8 क्लास तक, 3rd क्लास से लेके अगर आप 8th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेते हैं, सारी चीजें आपकी ईवीएस बन जाएंगी। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको निर्माता कहेंगे। निर्माता अर्थात ऑप्शन नंबर डी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वह स्वयं निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल क्या कह रहा है ये देख लेते हैं, समझते हैं। काफी बड़ा सवाल दिया गया है और इस सवाल को समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। सवाल क्या दिया गया है? कविता दी गई, पतझड़ में पत्तियां टपकती हुई आई, लाल और पीला, लाल और भूरा, बाग की पत्तियां एक ढेर में बह गईं, एक पेड़ सोने के लिए तैयार कपड़े उतार रहे थे। लाल पत्ते और पीले पत्ते, नारंगी पत्ते और भूरे, हर तरफ नाच रही हैं पत्तियां खुशी से नीचे दर। उपयुक्त में वर्णित कविता में पत्तों के कितने रंगों का उल्लेख है? 5, 7, 4 या 6? पत्तियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें ताकि यह रंग कैसे बदलता है? नारंगी, पीला, भूरा, हरा। तो ये बच्चों वाला प्रश्न हो गया, इस डायरेक्ट हमने बुक से लिया है। ये चीजें शायद बच्चों के लिए ज्यादा दी जाती ताकि बच्चे समझ पाए। अब अगला प्रश्न आपके लिए है कि गमले में रखे पौधों के बढ़ने के लिए खाली स्थान और खाली स्थान की आवश्यकता होती है। जो पौधे गमले में रखे हुए होते हैं, इन प्रकार के पौधों में पानी, हवा और उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्या क्या आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता होती है और आपके उर्वरक की आवश्यकता होती है। इन 3 चीजों के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है गमले में पौधे को रखने के लिए। पानी, धूप, हवा। क्या चाहती है? क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, धूप चाहिए और हवा चाहिए, क्योंकि गमला में तो मिट्टी मिल जाएगा। पानी, धूप, हवा। ठीक है, सभी लोग समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पिछली बार पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि कॉलम में बताइए, मैच करना है, नीचे दिए गए कोड को सही निकालना है। बबूल का पेड़, सागौन का, कोको का, हल्दी का, मसालों, चॉकलेट, फर्नीचर, रबड़। नीचे ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, कहीं ना कहीं जो बबूल का होता है, बबूल से क्या बनता है? रबड़ बनती है।
सागौन से क्या बनता है? सागौन से आपका फर्नीचर बन जाता है। और कोको से क्या बनता है? कोको से चॉकलेट बनता है। और हल्दी क्या है? एक मसाला है। यानी जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कई सारी चीजें दी जाती हैं और आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न को देखिएगा और जवाब दीजिएगा। मिलान करना है। पेड़, झाड़ियां, पर्वत, पर्वतारोही और लताएं और जड़ी बूटी दी गई एक तरफ स्वाद, सुगंध, औषधि प्रयोजनों के लिए मूल्यवान, मोटी सूंड, छोटे पौधे जमीन के किनारे या दीवारों या पेड़ों के किनारों पर उगे। अब यहाँ पे बताइए सभी क्या सही हो। देखिए जो पेड़ होता है ना, पेड़ जो होता है मोटी सूंड कहते हैं उसको। पेड़ को क्या बोलेगा? मोटी सूंड। झाड़ियों को क्या बोलेंगे? छोटे पौधे। पर्वतारोही और लताओं को क्या बोलेंगे? जमीन के किनारे या दीवारों या पेड़ों के किनारे पर उगे। और जो जड़ी बूटी होती, जड़ी बूटी स्वाद एवं सुगंध में औषधि प्रयोजन के लिए होता है, क्योंकि औषधि का संबंध जड़ी बूटी से होता है। इसलिए जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इसी तरह समझते रहिए, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। सवाल क्या कह रहा है? पत्तियां पौधे के लिए ए बनाती हैं और पौधे को सांस लेने में मदद करती हैं। पत्तियों को पौधे का भोजन भी कहा जाता है। और पत्तियां ए में चपटा और चौड़ा भाग होती है जिसे पत्तियों का ब्लेड कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इन छिद्रों को सी कहा जाता है। और पौधे में इन रंध्रों के माध्यम से हवा के अंदर और बाहर सांस लेते हैं। पत्तियों में डी नामक पदार्थ होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था में पानी का उपयोग करके भोजन बनाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन हवा, पानी और सूरज की रोशनी बनाते हैं कहलाती है। अब ये नाम कोड वर्ड दिया गया है, देखिए अब इन कोड वर्ड में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कोड वर्ड क्या कह रहा है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? भोजन, बी मिठाई, सी पानी और डी फल हो जाएगा। क्योंकि पत्तियां पौधे के लिए क्या बनाती हैं? पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। सांस ले पत्तियों को पौधे का भोजन कहा जाता है। तो पत्तियों को पौधे का भोजन भी कहा जाता है। और इन छिद्रों को सी कहते हैं। जो देखते होंगे पत्तियों में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उनको छिद्र कहा जाता है। देखिए ये सारी चीजें जो दी गई हैं आप देखिए समझिए। पहले मैं इसे लिए आपको भोजन की अगर बात करता हूं, क्या क्या आवश्यकता होती है, देखिए भोजन की आवश्यकता होती है कारखाना, रंध्र, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण की बात करूं। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो आज के क्वेश्चन में हम इतना ही करते हैं। कल जो क्वेश्चन लाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न रहेंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। तो आई होप आज की क्लास में आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। और जब अच्छे से आप लोग समझेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे पता है जब चीजें अच्छे से समझी जाएंगी तो अच्छे से आप चीजों से बनेंगे भी। तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, तैयारी कर पाए। और जब अच्छे से आपकी तैयारी होगी
तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन का रास्ता आप लोगों के लिए आसान हो सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप लोगों को क्लास ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह डेली हमारी क्लास होने वाली है, सभी लोग जो है क्लास को हमारे डेली ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है और बेहतर हो सके। और कहीं ना कहीं क्लासेज की अगर मैं बात करता हूँ तो धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आने वाली हैं, सभी टीम हमारी गठित हो रही है। अगर आप भी इच्छुक हैं, आप भी हमारे साथ इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप में आपसे डिटेल मांग लिया जाएगा। हमारा संस्था का व्हाट्सएप नंबर है 9630689598, अर्थात 9630689598। ये संस्था का हमारा नंबर है। इसमें आपको केवल व्हाट्सएप करना है, जो भी इच्छुक हो, जो भी सतना शहर के आसपास से हैं और आप में प्रतिभा है, भाई बहन कोई भी हो, ठीक है, ब्रदर सिस्टर कोई भी हो, जिनकी प्रतिभा है, जिनका इच्छुक हैं इन चीज़ों में काम करने के लिए, और आपके अंदर प्रतिभा है, अवश्य आइए, अपना ज्ञान शेयर कीजिए, अपनी प्रतिभा दिखाइए, ताकि सभी का सपना साकार हो सके। तब क्योंकि लोगों को खुशियाँ बांटने में हमें बहुत खुशी मिलती है। जब लोग खुशी होते हैं तो हमें भी खुशी होती है। लोगों को जॉब मिलता था, मुझे लगता मुझे भी मिल गया। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। 7 PM पे आइए, डेली क्लासेज होंगी, सभी सब्जेक्ट का शेड्यूल जो है सेट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जल्द आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगले क्लास पर।